नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 31 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो हमारा 31 अगस्त का सेशन होगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में हरी मर्डेका यानी मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 31 अगस्त को हरी मर्डेका यानी मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 अगस्त। बात करें तो 31 अगस्त मलेशिया के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश 1957 में ब्रिटिश शासन से प्राप्त अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। इसे हरी मर्डेका या राष्ट्रीय दिवस मलेशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो 31 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब ये अगस्त के कुछ दिवस हैं जिनको आप देख लीजिएगा, डेली रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें सेट होती जाएंगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी। बात करें तो बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी DGP राजविंदर सिंह भट्टी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख बन गए हैं। केंद्र सरकार ने उनको CISF का महानिदेशक नियुक्त किया है। RS भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी दिसंबर 2022 से बिहार के DGP थे। किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक रहते हुए जो है CISF में डायरेक्टर जनरल बनने वाले ये पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। कौन? राजविंदर सिंह भट्टी। किसी मतलब राज्य में DGP के पद पर रहने वाले पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं, जो CISF के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तो वो पहले व्यक्ति हैं RS भट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश ने सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किस देश ने सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जो है सैफ जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप है उसका टूर्नामेंट अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका और मुद्रा टका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बात करें तो बांग्लादेश को सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन घोषित किया गया है। बांग्लादेश ने ललितपुर के सददो बाटो स्थित आल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर खिताब जीता है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया था। भारत ने 2019, 2022, 2023 में जो सैफ अंडर-20 है उसका खिताब जीता है और इस बार जीता है बांग्लादेश ने। बात करें सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप की तो ये 20 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए द्विवार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। यह चैंपियनशिप पहली बार अगस्त 2015 में नेपाल में आयोजित की गई थी। अगस्त 2015 में नेपाल में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। दुनिया में पहली बार कितने देशों में जो फेफड़े का कैंसर है उसके टीके का परीक्षण शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 7 देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो BioNTech द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का परीक्षण मरीजों पर शुरू कर दिया गया है।
BNT116 नामक वैक्सीन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए इलाज के लिए बनाई गई है। BNT116 के ह्यूमन स्टडी के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल UK, USA और जर्मनी सहित 7 देशों में 34 शोध स्थलों पर शुरू कर दिया गया है। तो मतलब UK, US और जर्मनी सहित जो 7 देश हैं वहाँ पर इसका जो है जो ये वैक्सीन है इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब सरकार पर यह जुर्माना लगाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के CM हैं भगवंत मान, यहाँ के CM हैं कहाँ के, पंजाब के। बात करें तो NGT ने पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि राज्य कई चेतावनी है और कानूनी बाध्यताओं के बावजूद अपने ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन करने में बार बार विफल रहा है, इसलिए उस पर जो है NGT ने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT ने यह भी आदेश दिया है कि यह पैसा तुरंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसको भेज दिया जाए और इस विफलता के लिए जो CS अधिकारी हैं उनको जिम्मेदार भी ठहराया गया है। किसके द्वारा, NGT के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के तहत कहां पर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, कह रहा है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करने की घोषणा की है। किस देश के द्वारा 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करने की घोषणा की गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी हाल ही में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन सीमा है वो इतने सीमित करने की घोषणा की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी क्या है, कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन की संख्या को 2,70,000 तक सीमित रखेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब सरकार रिकॉर्ड प्रवासन स्तरों को प्रबंधित करने का लक्ष्य रखती है। मतलब जो विदेशी छात्र वहां पर जाते हैं तो उनकी जो संख्या है उसके प्रबंधन के लिए सरकार कदम उठा रही है, जिसके तहत घर के किराए की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि की गई है ऑस्ट्रेलिया में। यह निर्णय विदेशी छात्रों और श्रमिकों के लिए कोविड युग की रियायतों चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पिछले साल से उठाए गए विभिन्न उपायों के बाद लिया गया। मतलब कोविड-19 के टाइम पे जो विदेशी छात्र और श्रमिक थे उनको मतलब वहाँ रहने के लिए जो सुविधाएं दी गई थी, मतलब सस्ते में उनको रेंट में घर मिल गए थे, तो उसको जो है चरणबद्ध तरीके से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे समाप्त कर रही है। और जिन्होंने शुरू में स्थानीय व्यवसायों को कार्यबल की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। मतलब वही चीज़ कि मतलब कोविड-19 के समय जो सुविधाएं दी गई थी कम पैसों में, तो उसको अब धीरे धीरे वो ख़त्म कर रही है। जबकि सख्त सीमा नियंत्रण ने विदेशी श्रमिकों को बाहर रखा था। जो सीमा नियंत्रण वहाँ पर मतलब लिमिट में फॉरेनर जो है वहाँ पर जाएं, तो उसके लिए जो विदेशी श्रमिक थे तो उनको इससे बाहर रखा गया था, जबकि स्टूडेंट को उसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया है। स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जाक्सा ने स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन बंद कर दिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा जाक्सा। बात करें तो हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर जो इन्वेस्टिंग मन है मतलब मून है, जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है, से संपर्क टूट जाने के बाद उसका परिचालन समाप्त कर दिया है। स्लिम अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास विफल होने के बाद यह ऑपरेशन रोक दिया गया है। स्लिम एक छोटे पैमाने का चंद्र लैंडर है जिसे सटीक लैंडिंग, कम आकार और वजन वाले उपकरणों तथा चंद्रमा की उत्पत्ति का अन्वेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था जिसका उद्देश्य भविष्य में सौर प्रणाली अन्वेषण के लिए आवश्यक निम्न गुरुत्व अन्वेषण प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना था। चंद्रमा की सतह पर बहुत सटीकता से उतरने की क्षमता के साथ इसे मून स्नाइपर का उपनाम भी दिया गया था और इसमें इससे संपर्क टूट जाने के बाद जाक्सा ने इसका परिचालन बंद कर दिया है। जनवरी 2024 में इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जापान 5वां देश भी बन गया था। अन्य देशों जो सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर उतरे हैं उसमें भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। और 5वां राज्य कौन था? 5वां राज्य है जापान और उसने अभी इसका जो स्लिम है मून स्नाइपर इसका परिचालन समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है 2024 उसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम अडानी जो है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम अडानी। बात करें तो 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ गौतम अडानी और उनके परिवार ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और 2024 हुरून इंडिया की अमीरों की सूची में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है 10,14,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पे हैं। HCL टेक्नोलॉजी के जो शिव नादर हैं और इनका फैमिली वो जो है 3,14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पे है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन निर्माता साइरस एस पूनावाला और परिवार सूची में चौथे स्थान पे, जबकि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के दिलीप शांघवी जो है वो 5वें स्थान पे हैं। तो पहले स्थान पे 11.6 लाख करोड़ जो रुपए की संपत्ति के साथ गौतम अडानी है और 10,14,700 की करोड़ की जो रुपए की जो संपत्ति है उसके साथ मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरिहंत को कहां पर लॉन्च किया है? जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उनका नाम तो पता ही है आपको, राजनाथ सिंह। उन्होंने अभी हाल ही में जो INS अरिहंत है उसको कहां पर लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखापत्तनम में अभी इसको केंद्रीय रक्षा मंत्री ने INS अरिहंत को लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के बाद INS अरिहंत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब बात करें INS अरिहंत की तो INS अरिहंत का वजन 6000 टन है। इसकी लंबाई करीब 113 मीटर है, इसकी चौड़ाई 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर है। यह पानी के भीतर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। साथ ही लंबे समय तक यह पानी में डूबी रह सकती है। INS अरिहंत में 12 K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई हैं। पनडुब्बी से जो है उससे दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 K-4 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। साथ ही पनडुब्बी में 6 21 इंच के टारपीडो भी लगे हैं। इसके अलावा कई टारपीडो ट्यूब हैं जिनका उपयोग टारपीडो मिसाइल या समुद्री माइंस को तैनात करने के लिए किया जा सकता है। इस पनडुब्बी के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाया गया है। यह परमाणु ईंधन का उपयोग करके इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने चांदीपुरा वायरस को लेकर किस देश में अलर्ट जारी किया है? किसने?
WHO ने चांदीपुरा वायरस को लेकर किस देश में अलर्ट जारी किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है यहाँ की। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो भारत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा है कि 20 साल बाद भारत में चांदीपुरा वायरस का सबसे बड़ा प्रकोप जो है वो सामने है। इस साल जून से लेकर बीते 15 अगस्त तक भारत में तीव्र जो एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है उसके 245 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी की मृत्यु दर 33% दर्ज की गई है, जो कोरोना वायरस की तुलना में करीब 33 गुना अधिक है। तो इसको लेकर अभी हाल ही में WHO ने भारत में अलर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? CAA के तरह जो है के तहत नागरिकता पाने वाले पहले जो है पाकिस्तानी ईसाई जिनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा हैं, तो वो किस राज्य के निवासी बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा के निवासी बन गए हैं। अब गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और स्थापना दिवस 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के CM है प्रमोद सावंत। बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 78 वर्षीय एक पाकिस्तानी ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा, जिससे वह तटीय राज्य से इस तरह का पहला व्यक्ति बन गए हैं। जोसेफ फ्रांसिस परेरा आज़ादी से पहले पढ़ाई के लिए गोवा से पाकिस्तान गए थे और बाद में वहीं पर उन्होंने नौकरी की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल की और 2013 में भारत लौटने से पहले वो कराची में रहे, तो उन्होंने वहाँ की नागरिकता भी हासिल कर ली थी और अब उनको जो है भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। CAA की बात करें तो CAA को दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल किए थे, जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्कृत विद्यालय के स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनके सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और 24 जनवरी 1950 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों और कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस फैसले के तहत कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक के छात्रों को हर महीने 50, 100, 150, 200 और 250 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। किससे? कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए। इस फैसले के तहत आय सीमा को हटा दिया गया है। यह फैसला 2001 से लागू स्कॉलरशिप दरों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के संदर्भ में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी बन गई है? $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी बन गई है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बार्कशायर हैथवे जो है वो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अमेरिकी व्यवसायी वॉरेन बफेट के नेतृत्व वाली बर्कशायर हैथवे इंक ने बाजार पूंजीकरण में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली पहली अमेरिकी गैर तकनीकी कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ बर्कशायर हैथवे 6 अन्य कंपनियों के एक विशेष समूह में शामिल हो गई है, जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र से हैं, जिन्होंने $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा पार कर ली है। इस सूची में एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट,
गूगल की मूल कंपनी जो है, अमेज़न और मेटा प्लेटफॉर्म जो फेसबुक की मूल कंपनी है वो इसमें शामिल है और उसमें अब जो है बर्कशायर हैथवे भी शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है ओनी लेखा ने, जो है ओनी लेखरा है, उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बात करें तो ओनी लेखरा ने जो है पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिए। असाधारण प्रदर्शन करते हुए लेखरा ने 249.7 के अंतिम स्कोर के साथ अपने ही पैरालंपिक रिकॉर्ड का पीछा करते हुए टोक्यो पैरालंपिक में उनका स्कोर कितना था 249.6, इस बार कितना है वो 249.7 और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में जो है मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है और ओनी लेखरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ओनी लेखरा 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। टोक्यो पैरालंपिक में वह शूटिंग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बनी थी। टोक्यो जो 2020 है उसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पैरालंपिक शूटिंग में जो निशानेबाज बनी थी। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक के अलावा उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक भी जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए क्रिश्चियन रिक्टर, या ऑप्शन बी टी लाम, या ऑप्शन सी जॉन हेनरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो डेली आप लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर को जो है कप्तान भारतीय महिला टीम का बनाया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।